सभी अद्वितीय पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम एक कहानी यह भी इस जो पाठ को देख रहे थे, मन्नू भंडारी जी की यह एक आत्मकथा है। यहाँ पर प्रारंभ में वीडियो 1 और वीडियो 2 हम लोग देख चुके हैं। वह अपने पिताजी के बारे में और अपने माताजी के बारे में और उनके व्यक्तित्व के संबंधित अनेक विचारधाराओं को प्रारंभ में वह लिखे हैं। अपने पिताजी के व्यक्तित्व का जो अथवा उनके पिताजी के जो स्वभाव इनके जीवन में किस तरह प्रभाव पड़े हैं उनके बारे में भी लेखिका लिखी है। इसके बाद अपनी माता संबंधित अनेक विचारधाराओं को भी वह लिखते हैं। इसके बाद वह अपने बहन के साथ और अपने साथियों यानी कि मित्रों के साथ क्या क्या खेल खेलती थी इस संबंध में भी वह लिखी है। इसके बाद वह जो हमारे पड़ोस कल्चर संबंधित अनेक विचारधाराओं को लिखती है। यानी कि उस संदर्भ में पड़ोस कल्चर यानी कि उसका घर का जो दायरा पूरे मोहल्ले तक फैला रहता था, लेकिन आधुनिक जीवन में ऐसा नहीं है। आजकल के ज़माने में क्या हुआ है, जो फ्लैटों में रहने वाले लोग आसपास के लोगों के संबंधित कुछ भी जानकारी उनको पता ही नहीं रहता है। इस तरह लोग आजकल के ज़माने में जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बाद वह जो अपनी कहानियों संबंधी मतलब अपने कहानियों में जो पात्रों को लिए हैं वे सब क्या है, अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के लोगों को ही अपने कहानियों के जो पात्र बनाए हैं। इस तरह ये विचारधारा भी लेखिका लिखी है। अब आगे देख लीजिए, पेज नंबर 33 सेकंड पैराग्राफ, वहां से देख लीजिए। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। उस जमाने में इनके परिवार में किसी लड़की का अगर विवाह करना है तो उस लड़की के लिए कुछ योग्यताओं को अथवा कुछ नियमों को बनाए थे। क्या योग्यता कि उम्र में कितना कम से कम कितना होना चाहिए, 16 यानी कि 16 एज कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद एजुकेशन मिनिमम मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा तो पास होनी चाहिए। इस तरह उनके पिताजी के विचार थे। सन 44 में, इसका अर्थ है 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की। सुशीला इसकी बहन, इससे 2 साल बड़ी बहन, देख लीजिए, यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। सुशीला शादी करके कहाँ चली जाती है, कोलकाता। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। देख लीजिए, इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। ये सारे लोग घर से चले गए। सुशीला का विवाह हो गया तो वह कोलकाता चली जाती है। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए घर से चले जाते हैं। तो चले जाने के बाद क्या होता है, तो इनके छत्र छाया से हटते ही, छत्र छाया इसका अर्थ है आश्रय, वो हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से, नए शुरुआत से इसका जीवन फिर से प्रारंभ हुआ ऐसा इसे लग रहा था और अपने वजूद का, अपने अस्तित्व का एहसास होने लगा, अनुभव होने लगा। एक नई जीवन इसका प्रारंभ हो जाता है इनके घर में। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। इतने दिन तक वह सुशीला को ही ज्यादा प्रेम करते थे और बड़े भाइयों को, क्योंकि यह काली थी, लेखिका काली थी तो इसको ज्यादा प्रेम नहीं करते थे। लेकिन वे सभी लोग अब घर से बाहर जाने के बाद अब मेरे पिताजी का जो ध्यान मुझ पर पहली बार केंद्रित होता है। लड़कियों का जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ
लड़कियों के जिस उम्र में स्कूल के जो शिक्षा, इसके साथ साथ सुघड़ गृहिणी, सुघड़ सुंदर गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे। देख लीजिए, उस संदर्भ में लड़कियां क्या करती थी, पढ़ाई के साथ साथ कुशल पाक शास्त्री भी बनना है। पाक शास्त्री यानी कि घर में खाना पकाना, पाक शास्त्री बोलते हैं। देख लीजिए, तो उसके लिए नुस्खे जुटाए जाते थे। नुस्खे शब्द का अर्थ लिखा हुआ पत्र। तो लड़कियां क्या करते थे, तो उस संदर्भ में अलग अलग न्यूज़पेपरों में जो कुछ भी जो खाना बनाने के संबंधित जो विचार लिखा गया रहता था, कैसे बनाना है, तो उस पेपर को क्या करते थे, कट करके जुटाए जाते थे। देख लीजिए, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं, लेकिन मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि मैं रसोई से यानी कि ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕಾ ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿಯವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। मेरे पिताजी रसोई घर को भटियार खाना, भटियार खाना शब्द का अर्थ रसोई घर, इस तरह क्यों कहते थे? कारण है कि लड़कियां अगर रसोई घर में काम करने लगती है तो उसका जो एजुकेशन भट्टी में झोंकना जैसा होता है, इसलिए लड़कियों को भी पढ़ाई के लिए जाना है तो उन लोगों को रसोई घर में अभी नहीं जाना है। इस तरह उनके पिताजी का जो आग्रह रहता था और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। उनके पिताजी के हिसाब से, उनके पिताजी के जो विचार से यह था कि अगर हम लोग रसोई घर में काम करने लगते हैं तो अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है, झोंकना जैसा है। देख लीजिए, भट्टी शब्द का अर्थ चूल्हे अंदर ओले। देख लीजिए, घर में आए दिन, उन दिनों, आए दिन इसका अर्थ क्या है? उन दिनों विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। इनके घर में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां के जो लोग आकर बैठते थे और बहस भी करते थे, चर्चा करते थे। बहस करना इसका अर्थ है चर्चा करना। देख लीजिए, और जमकर बहसें होती थी इनके घर में, जमकर यानी कि जोरदार बहसें। बहस शब्द का अर्थ है तर्क वितर्क होना, क्योंकि उस संदर्भ में भारत देश को अभी स्वतंत्रता नहीं मिली थी, इसीलिए लोग स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियां क्या करते थे, इकट्ठे होकर तर्क वितर्क करते थे। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक लोग भी इनके घर को आते थे। किनके घर को? मन्नू भंडारी जी के पिताजी के घर को आते थे और वहां बैठते थे और तर्क वितर्क करते थे। इस तरह लेखिका देख लीजिए, बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। बहस करना, तर्क वितर्क करना इनके पिताजी का प्रिय शगल था, शगल शौक था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। जब उन लोगों को मैं चाय पानी देने जाती थी तब मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि मैं भी वहीं लोगों के बीच में बैठने के लिए आग्रह करते थे, तो बताते थे। वे चाहते थे, वे यानी कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनो और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। मेरे पिताजी चाहते थे कि देश में यानी कि चारों ओर क्या कुछ हो रहा है, इन बातों को सुनना और जानना मेरे पिताजी मुझे बताते। देख लीजिए, देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। उस संदर्भ में बहुत कुछ देश में हो रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो
42 के आंदोलन यानी कि 1942 के जो आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, पूरा देश वे कुदिलिकತ್ತಿತ್ತು, खौलना ಅಂದ್ರೆ ಕುದಿಯುವುದು, किस लिए? स्वतंत्रता हासिल करने के लिए। जो लोग अपने घर से बाहर आए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध में क्या है घोषणा कर रहे थे। देखिए, लेकिन विभिन्न राजनैतिक पार्टियों की नीतियां, जो देश में रहने वाले अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो नीतियां यानी कि उनके जो विचार, उनके आपसी विरोध या मतभेद उन लोगों के बीच में आपस में ही अपने आप आपस में उन पार्टियों के बीच में ही आपस में ही कुछ मतभेद होते थे। मतभेद यानी कि विचारों में विभिन्नता, कुछ लोगों के विचार अलग होते थे और कुछ लोगों के विचार अलग होते थे। इस तरह देख लीजिए, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। उन लोगों के बीच में जो कुछ मतभेद हो रहा था वह मुझे समझना मुश्किल हो रहा था, समझ में भी नहीं आ रहा था। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। लेखिका का मन आक्रांत, आक्रांत शब्द का अर्थ है दुखित क्यों रहता था, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखती है। क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीद, देश के लिए जो शहीद हुए लोग, देश के लिए अपने जीवन को भी कुर्बान करने वाले लोग, उनकी रोमानी आकर्षण, रोमानी आकर्षण शब्द का अर्थ देश प्रेम प्रकृति, उनके प्रेम संबंधी, किस प्रेम? देश के लिए, देश को जो प्रेम करते थे वह सब प्रकृति और कुर्बानी, अपने आप को कुर्बान करना, आत्म बलिदान करना, किसकी वजह से मेरा मन जरूर दुखित रहता। उन बातों को भी लेखिका सुनती थी तो इनका मन दुखित हो जाता था। आक्रांत शब्द का अर्थ है दुखित। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि, आलम यानी कि इनकी जो दुनिया, इनकी जो अवस्था यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी। बिना, देख लीजिए यहाँ पर, बिना किसी खास समझ के, बिना समझे हुए सिर्फ इनके घर में जो कुछ भी बहसें होती थी, चर्चा होते थे, उनको सिर्फ सुनती थी। कब तक? 10वीं कक्षा तक। और बिना चुनाव किए, और क्या बताते हैं देख लीजिए, बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। कुछ किताबों को भी मैं पढ़ती थी, लेकिन उन किताबों को कौन लिखे हैं, उनका महत्व क्या है, ये सब जाने बिना ही मैं क्या करती थी, पुस्तकों को पढ़ती थी। और बिना चुनाव किए हुए पुस्तक, यानी कि जो अच्छे पुस्तकों को या चुन कर देने वाले, तो चुनकर मैं पुस्तकों को नहीं पढ़ती थी। यहाँ पर देश में बहुत सारे पुस्तक मिलते हैं, लेकिन कौन से पुस्तक अच्छे हैं, किन से हमें क्या ज्ञान मिलता है, ये सब जाने बिना मैं ऐसे ही जो पुस्तक मिलते थे उन पुस्तकों को पढ़ती थी। और उन पुस्तकों के जो लेखक के अहमियत जाने बिना, उनके जो महत्व, लेखक के महत्व जाने बिना ऐसे ही मैं पढ़ती थी। इस तरह लेखिका बताती है, देख लीजिए। लेकिन आदरे सन 45 में, यानी कि 1945 में, जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, देखिए लेखिका 1945 में 10वीं पास करती है और फर्स्ट ईयर में आ जाती है। फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका, इनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। देख लीजिए, लेखिका मन्नू भंडारी जी के हिंदी प्राध्यापिका का नाम शीला अग्रवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है। इस संबंधित 1 अंक के प्रश्न भी आ सकता है और 3 अंक के प्रश्न भी आ सकता है। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, लेखिका का परिचय किनके साथ होता है? शीला अग्रवाल से परिचय हुआ।
सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल। देख लीजिए, लेखिका कौन से हाई स्कूल में पढ़ी थी? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल। जहां मैंने ककहरा सीखा, वहां पर उस सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में लेखिका क्या सीख चुकी थी? ककहरा सीख चुकी थी। ककहरा शब्द का अर्थ है क से ह तक की वर्णों की माला, यानी कि पूरा जो एजुकेशन 10वीं कक्षा तक एजुकेशन उनका वहीं पर हुआ था। ककहरा वहीं पर सीखा था। देख लीजिए, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था उसी गर्ल्स हाई स्कूल में। 1 साल पहले जब मैं 10वीं कक्षा में थी तभी वहां पर फर्स्ट ईयर बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। लेकिन शीला अग्रवाल इस साल इस कॉलेज को नियुक्त हुई थी, अपॉइंटमेंट हुई थी। इस तरह लेखिका लिखती आती है। देख लीजिए, बहुत ही सुंदर जो बात यहाँ पर लिखती आती है, बहुत ही विशेष बातों को, इनके जीवन में घटी घटनाओं को लिख रही है। इससे हम लोगों को एनकरेज मिले, उस तरह यहाँ पर हमें इसको पॉजिटिवली लेना है। लेखिका के जीवन में क्या क्या घटना घटी है, हम अपने जीवन को कैसे निभा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, इन संबंधित भी हमें सोचना बहुत ही जरूरी है। देख लीजिए, हर एक समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे जीवन बिता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, वे लिखती है, देख लीजिए, उन्होंने यानी कि शीला अग्रवाल ने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। देख लीजिए, इनको यानी कि मनु को बाकायदा, कायदा के बिना ही ऐसे ही साहित्य की दुनिया में लेखिका को प्रवेश करवाते हैं, यानी कि साहित्य को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कौन से साहित्य? हिंदी साहित्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। ऐसे ही पढ़ना और चुनाव करके पढ़ना। चुनाव करके पढ़ना इसका अर्थ है ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದುವುದು. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದಲ್ಲ, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. देख लीजिए यहाँ पर चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी शीला अग्रवाल। मुझको खुद चुन चुन कर अच्छे अच्छे पुस्तकों को चुन कर मुझे पढ़ने को देती थी। देख लीजिए, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। देख लीजिए यहाँ पर लेखिका कैसे पढ़ने के लिए वह प्रोत्साहित करने लगी और चुन चुन कर पुस्तकों को देती थी। पढ़े हुए पुस्तकों पर इन दोनों के बीच में क्या होने लगती थी? बहसें, चर्चाएं होने लगती थी। देख लीजिए यहाँ पर तो 2 साल बीतते बीतते इनके दुनिया में, लेखिका के जो दुनिया में शरत शब्द का अर्थ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद, इन लोगों से भी बढ़कर जैनेन्द्र जैसे साहित्यकार, अज्ञेय जैसे साहित्यकार और यशपाल, भगवती चरण वर्मा, इनके जो पुस्तकों को लेखिका पढ़ चुकी थी। इनके जो साहित्यों को, इनकी कहानी हो सकता है, उपन्यास हो सकते हैं, आत्मकथाएं हो सकते हैं, इस तरह उन लोगों के जो साहित्य को लेखिका पढ़ चुकी थी। सिर्फ 2 ही साल में इन सारे लोगों के जो साहित्य को पढ़ी और फिर तो फैलती ही चली गई। इसी तरह पढ़ना कंटिन्यू हो गया। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था लेखिका मन्नू भंडारी जी को। उस संदर्भ में जैनेन्द्र जी के जो छोटे छोटे सरल सहज वाक्य वाले, छोटे छोटे वाक्य वाले जो शैली ने बहुत इनको आकृष्ट किया था, आकर्षण किया था। तो उनको ज्यादा पढ़ती थी। किनको ज्यादा पढ़ती थी? वह जैनेन्द्र जी को, उनके साहित्य को ज्यादा पढ़ने लगी और लेखिका को आकृष्ट करने लगी।
सुनीता, देख लीजिए, यह सुनीता एक उपन्यास है, जैनेन्द्र जी का जो लिखा हुआ उपन्यास, बहुत अच्छा लगा था, लेखक को बहुत अच्छा लगा था। अज्ञे जी का जो उपन्यास, देख लीजिए, अज्ञे जी का उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी, पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। देख लीजिए, शेखर एक जीवनी को अज्ञे जी लिखा हुआ, शेखर एक जीवनी जो उपन्यास को पढ़ती है, लेकिन वह उस संदर्भ में लेखिका को कुछ समझ नहीं आता है। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो नदी के द्वीप, यह भी अज्ञे जी का ही एक उपन्यास है, उसको पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में, उसी के जो झोंक में, उसी के जो उत्साह में लेखिका क्या करती है? शेखर को, यानी कि शेखर एक जीवनी को फिर से पढ़ गई। तो पहले जब पढ़ी थी शेखर एक जीवनी, समझ में नहीं आई थी, लेकिन इस बार कुछ दिन होने के बाद, कुछ वर्ष होने के बाद लेखिका और एक बार क्या करती है? शेखर एक जीवनी पुस्तक को पढ़ती है, लेकिन कैसे पढ़ती है? कुछ समझ के। देख लीजिए, हम लोग पुस्तक पढ़ते रहते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी पढ़ते हैं उन विचारधाराओं को कुछ समझकर पढ़ेंगे तो वह हमारे दिमाग में रहेगा और हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वह सहायकारी होगी। इस बार कुछ समझ के साथ, यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। देख लीजिए, इनका जीवन के मूल्यों का मंथन, मुझे किस तरह जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस अपने जीवन में वह कुछ मूल्यों का निर्माण कर रही थी। मूल्यों का मंथन का युग था, इनके बार बार पढ़ना। मंथन शब्द का क्या है? बार बार पढ़ना। मूल्यों का मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इनके जीवन में अनेक विचारधाराएं आ रहे थे, पाप पुण्य संबंधित विचारधाराएं आ रहे थे, नैतिक अनैतिक विचारधाराएं, क्या सही है क्या गलत है, इन विचारधारा और इस तरह अनेक पक्की विचारधारा इनके जीवन में। कुछ प्रश्न चिन्ह इतना ही नहीं लग रहा था और कुछ प्रश्नों को या कुछ जो विचारधाराओं को नष्ट भी कर रहा था। कौन सा विचारधारा मन में रखना है, कौन से विचारधाराओं को छोड़ना है, इस तरह अनेक विचारधाराएं इनके जीवन में आ रहे थे। वो भी कैसे? पुस्तकों को पढ़ कर देखिए। लेकिन आजकल के ज़माने में विद्यार्थियों में यह बहुत कम हो चुका है। पुस्तक आजकल नहीं पढ़ रहे हैं हमारे विद्यार्थी। बहुत सारा जो समय सिर्फ मोबाइल देखने में और टीवी देखने में ही बिता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने चाहिए। हम लोगों को या विद्यार्थियों को कुछ न कुछ अलग अलग पुस्तकों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हमें हमारा जो ज्ञान क्या है बढ़ता जाता है। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, जैनेन्द्र जी लिखा हुआ त्याग पत्र पुस्तक, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए, देखिए मेरी जो अध्यापिका शीला अग्रवाल, इसके साथ लंबी लंबी बहसें, यानी कि उन पुस्तकों के संबंधित, उन पुस्तकों में जो कुछ भी विचारधाराएं हैं उसके बारे में लेखिका क्या करती थी? अपने अध्यापिका शीला अग्रवाल के साथ क्या करती थी? बहस करती थी। बहस करना यानी कि चर्चा करना। और देख लीजिए, करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। देख लीजिए, उस संदर्भ में यानी कि इसका जो एज 16, 17, 18 इतना ही थे, तो उस संदर्भ में जितना समझना था उतना लेखिका समझी। यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर इस जो पाठ को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।